Okay, so good morning again, all of you joining late. So आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6th लेक्चर. टुडेज डेट इज 6th ऑफ मई और आज हम लोग पहले लास्ट डे का कॉन्सेप्ट पहले रिकॉल से शुरू करेंगे. लास्ट डे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट डे हम लोग जब टॉपिक क्लास एंड किए थे तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ रहे थे. ठीक है, वही से हम कंटिन्यू करेंगे अपने आज के टॉपिक. ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, जस्ट मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं. तो हमने बताया था कि मान लीजिए आप एक क्यू चार्ज की वजह से अगर आप किसी आर डिस्टेंस पे अगर देखना चाहते हैं कि फील्ड कितना होगा तो फील्ड के लिए हमने बताया था आपको कि इस पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस क्या है, आर है. ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, आर है. तो इस पॉइंट पे अगर आपको फील्ड देखना है तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? वो कुछ होगा, पहले तो अवे होगा. याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज के अवे और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स. पहला डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो याद रखिएगा फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. क्लियर है? यही था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अगर हमने कोई नेगेटिव चार्ज ले लिया होता, अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज ले लिए होते और किसी पी पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकालना चाहते तो जो फील्ड का डायरेक्शन होता है इसके वजह से वो क्या होता? पी पॉइंट पे वो टुवर्ड्स होता. याद क्या रखना है? पॉजिटिव के लिए अवे, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स. इकलौता लॉजिक. और मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड देखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सिर्फ एक आर चाहिए होता है. ठीक है, फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R squared. That's the formula for electric field intensity at any point. अब एग्जांपल में ले रहा हूं. मान लीजिए कि हमारे पास कोई चार्ज है Q. ठीक है, कोई Q चार्ज है और हमारे पास एक पॉइंट P है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं. हम इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं. कैसा होगा आपको भी पता है. तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट है, ये हमारा जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, वो r1 है और हमारा दूसरा वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? r2. क्लियर है? मुझे अगर Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो कैसा होगा? कुछ अवे होगा. P पॉइंट पे फील्ड क्या होगा? अवे होगा कुछ इस तरीके से. अगर मुझे कोई बोले कि बताओ इसका क्या होगा ये फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको चाहिए होता है डिस्टेंस. तो यहाँ का डिस्टेंस लिख सकते हैं क्या? r12 का मैग्नीट्यूड. तो क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर. अगर मेरे से कोई डायरेक्शन पूछे तो मैं डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूँ? r12 यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं क्या? r12 यूनिट वेक्टर. मैग्नीट्यूड निकाला फिर डायरेक्शन निकाला, r12 यूनिट वेक्टर. अब इसको इक्वेट करें तो क्या लिख सकते हैं क्या? r12 वेक्टर बाई r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो इसी से अपना फॉर्मूला फाइनल बनता है कि मान लीजिए मैं लिखूं कि अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, तो क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड कितना है अपने पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू r12 वेक्टर. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में भी हमने पढ़ा था. हमने सिर्फ इतना बताया कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कभी भी आ जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्शन निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर है? तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. चलो एक काम करते हैं, इस पे बेस धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इससे अपने को समझ में आएगा कितना टॉपिक समझ में आया. तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और उसपे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं. एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है, ट्राई करो. एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन.
सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है। I got first answer from Deep. देखते हैं दीप। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका ही आंसर सही है अभी तक आया। दीप, वैष्णवी, आनंद, राघवेंद्र सही है। बाकी लोग कैलकुलेट। कल्याणी बिल्कुल सही है, निधि सही है, सबका सही है। अंजन बिल्कुल सही है। मतलब बड़ा सिंपल सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 500 न्यूटन पर कूलम है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू अपॉन 3 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू 500। 9 और 9 चला गया। बिल्कुल सही है आकाश। 500 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 0.5 कूलम इज माइक्रो कूलम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? करेक्ट आंसर शुड बी डी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? 0.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, वेरी गुड। चलो, सबको आंसर आ चुका है फर्स्ट का। बाकी लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, और जो लिखना चाहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लें जल्दी से। अदर्स ट्राई सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है क्या लास्ट क्लास में? ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुका है शायद, क्या? ठीक है, चलिए जल्दी से एक छोटा टॉपिक पढ़ लेते हैं। चलो कोई नहीं, जल्दी से एक छोटा टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि इसको पढ़े बिना क्वेश्चन आगे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज नहीं है, हमारे पास कई सारे चार्जेस। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q1, हमारे पास एक चार्ज है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। मान लीजिए हम चाहते हैं कि P पॉइंट पे फील्ड निकालें। P पॉइंट पे फील्ड निकालें तो कैसे निकालेंगे?
तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि Q1 को P से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, कनेक्ट करूंगा। अब देखूंगा कि मेरा जो Q1 चार्ज है वो कैसा है। तो हमने देखा कि हमारा Q1 चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अवे होगा। इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे होगा। क्लियर है क्या? अब देखते हैं Q2 की वजह से। अब हम क्या करेंगे, Q2 से कनेक्ट करेंगे लाइन को, Q2 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे Q2 कैसा चार्ज है। मान लीजिए कि Q2 भी अवे है। मान लीजिए अगर अवे हमने दिया है अभी अवे, तो इसके वजह से फील्ड कितना होगा, E2 इस पॉइंट पे। अगर मान लीजिए हम 3 की वजह से देखें, तो 3 की वजह से फील्ड कैसा होगा, 3 की वजह से फील्ड कितना होगा, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कितना हो जाएगा, अवे। नेगेटिव होता तो क्या करते, टूवर्ड्स। और मान लीजिए 4 की वजह से देखना चाहते हैं हम लोग, मान लीजिए हम 4 की वजह से देखना चाहते हैं, तो कनेक्ट इस लाइन को ज्वाइन कीजिए 4 से उस पॉइंट को, ये भी पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो ये क्या होगा, अवे। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 फील्ड्स लग रहे हैं, 4 फील्ड्स लग रहे हैं E4। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या कहेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? क्या यही चीज हमने फोर्स में नहीं पढ़े थे क्या हम लोग, कि टोटल जो होता है वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग होता है। इसी तरीके से जो टोटल फील्ड होता है वो क्या होता है, इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फील्ड्स, या ऑल द सम ऑफ ऑल द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको आप फिगर के साथ लिख लीजिए, जल्दी से ड्रॉ कर लिख लीजिए। हर जगह ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फील्ड्स होगा। क्लियर है? यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आयुषी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज ये है कि आप एक चार्ज की वजह से फील्ड तो सिंपल निकाल सकते हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से एक पॉइंट में फील्ड निकालना है तो सबको हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हमें जरूरत पड़ती है कि एक से ज्यादा फील्ड को ये एक पॉइंट पे ऐड करेगा। क्लियर सबको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोई खास नई चीज नहीं है, आपको भी तुरंत समझ में आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। लिख लिया सबने? चलिए, आई जस्ट होप सबने लिख लिया होगा। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करें, सिंपल वर्ड्स में समझे क्वेश्चन को, फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें और सॉल्व करें।
पहला काम किसी भी क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। Go for the proper presentation of the question. देखते हैं दीप। क्या सबको ये फिगर समझ में आ रहा है? मेरे पास 20 और 80 माइक्रोकूलम चार्जेस हैं 10 सेंटीमीटर दूर, यानी 0.1 मीटर अवे। पूछ रहा है कि कहां पे बीच में फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगा, और कहां किस चार्ज से डिस्टेंस पूछ रहा है? 20 माइक्रोकूलम से। तो 20 माइक्रोकूलम से हमने क्या किया है, x डिस्टेंस पे पॉइंट अज्यूम कर लिया। दीप देखते हैं। नहीं निधि, पॉसिबल नहीं है। अदर्स होपफुली करेक्ट हो। लेट्स सी, देखते हैं। अंजन 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 अंजन, पॉसिबल नहीं है। अंजन, पॉसिबल नहीं है। जस्ट टेकिंग रॉन्ग कैलकुलेशंस। अद्या देखते हैं। मैं बोल रहा हूं कि P ऐसा पॉइंट है जहां पे फील्ड 0 है। क्यों? तो 20 माइक्रोकूलम की वजह से अगर फील्ड लेते हो तो इसके वजह से P पॉइंट पे फील्ड किधर होगा? अवे होगा चार्ज से, E1। और अगर 80 माइक, ये 1 मान लेते हैं और ये 2 मान लेते हैं, तो 80 माइक्रोकूलम की वजह से देखेंगे तो ये कितना होगा? E2। E2। अगर अपने को P पॉइंट पे फील्ड 0 रखना है तो E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और दूसरा, नेट फील्ड अगर अपने को 0 करना है तो इक्वल होना चाहिए। निधि ये सही है, बट इसका आंसर कौन सा होगा ये देख लीजिए। E1 इक्वल्स टू E2। अब मुझे पता नहीं था, मैंने रख पॉइंट चूज कर लिया कोई कि अच्छा ये 20 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पे, तो पूरा आपका डिस्टेंस 0.1 मीटर था, तो बचा कितना होगा? 0.1 माइनस x। बिल्कुल सही आंसर। E1 इक्वल्स टू क्या हो गया? E2। अगर मैं बोलूं कि E1 क्या होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन टू k लिख देते हैं, k q अपॉन r स्क्वायर। k q अपॉन r स्क्वायर, q कितना है? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई r स्क्वायर, x स्क्वायर। सीधा सीधा हिसाब। E2 कितना होगा? 80 वाले की वजह से k 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। k गया, ये गया, 4 गया, तो कितना लिख सकते हैं? 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट अभी देखते हैं। एक्सपेक्ट गलत है ये, तो क्या रूट अगर करेंगे तो क्या ये 2x इक्वल्स टू 0.1 माइनस एक्स हो जाएगा क्या? बताइए। तो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या 3x इक्वल्स टू 0.1? तो क्या x का वैल्यू 0.1/3 आ जाएगा क्या? यही गलती कर रहे हैं दिव्या, 0.1/3 का कैलकुलेशन में रडम कर रहे हैं। 0.1/3 होगा 0.033।
नॉट 0.3, ये 0.033 होगा। करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, नॉट डी। जिन्होंने भी डी निकाला है वो एक क्लियर ब्लंडर किया है कैलकुलेशन में, विच अंजन करेक्टेड ऑल्सो। निधि क्लियर है क्या? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? अपने को दो चार्ज रखे हुए, एक ऐसा जगह ढूंढना है जहां पे फील्ड जीरो होगा। तो फील्ड किसके वजह से होगा? दो चार्जेस की वजह से होगा। दोनों का फील्ड का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आपको भी पता है कि दोनों की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगा, तभी जीरो होगा। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या? और एनी डाउट रिमेनिंग इन दिस? और समझने में कोई दिक्कत है? क्योंकि ये बड़ा कॉमन टाइप क्वेश्चन, खूब क्वेश्चन मिलेंगे इसमें बेस्ट आपको। और द फोर्थ में भी इस तरह क्वेश्चन आपने किया है। फोर्स पे बदलना होता तो मैं कितना कह देता कि बताओ 1 कूलम को कहां रख दें कि फोर्स जीरो होगा। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? आकाश, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका पी पॉइंट पे फील्ड जीरो होना है तो इतना तो मानोगे कि नेट ई नेट इक्वल्स टू क्या होगा? ई नेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, ई नेट अगर इक्वल टू जीरो होगा, अगर अगर ई नेट इक्वल टू जीरो होना है तो मस्ट भी दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। वैसे आकाश, क्लियर है क्या? आकाश, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए ना, अदरवाइज कैसे जीरो होगा? चलो, ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। Everyone try this question. You have to be smart and sensible. Logic process बिल्कुल सही फॉलो होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। Try this question. किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो एक ही चीज सोचना है, किसकी चार्ज की वजह से फील्ड लेना है। दोनों चार्ज की वजह से फील्ड ड्रॉ कर ले, फिर उसके बाद एंड में सम ऑफ कर दें। Try this question. Giving you 2 minutes. मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की हो, यूज करना तो करे, वरना खुद सॉल्व करते रहे, कोई दिक्कत नहीं।
देखते हैं दीप। आपको सी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। आपको सी पॉइंट पे फील्ड दो चार्जेस की वजह से लगाना है, ए और बी। ए वाला आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो सी पॉइंट पे जो ए की वजह से फील्ड होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव है तो अवे होगा, ई ए। अब बात करते हैं बी वाला नेगेटिव चार्ज है, तो इसके वजह से जो फील्ड होगा सी पॉइंट पे वो क्या होगा? टुवर्ड्स ई बी। तो इतना तो तय है कि नेट फील्ड अब सब्ट्रैक्ट होगा, तो ई नेट लिख लेते हैं, ई बी माइनस ई ए। बी वाला थोड़ा स्ट्रांग होगा क्योंकि पास के चार्ज की वजह से है, ई बी माइनस ई ए। ये पहले ई बी माइनस ई ए के लिए वैल्यू वैल्यू सब कुछ निकाल तो लें। ई बी देखो, ई बी सबको पता है। आई हैव गॉट आंसर फ्रॉम दीप। दीप आपका आंसर है 8 इंटू 20, 8 इंटू 20 नहीं, 10 इंटू 10 टू द माइनस 3 होगा ना। कल्याणी सिंह 7.2 इंटू 10 टू द पावर 3, 8 इंटू 10 टू द पावर 3। निधि और राघवेंद्र का आंसर मैच किया है, पर नहीं, पावर का डिफरेंस है, पावर का डिफरेंस है। ईबी माइनस ई ए नेट फील्ड, आपको ईबी माइनस ई करना पड़ेगा। ईबी कितना हो सकता है? आप अलग से लिख लो, ईबी कितना होता है? ईबी इक्वल्स टू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। क्यू अपन कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। बी से डिस्टेंस कितना है? बी से डिस्टेंस है √2 का, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो बी अपना कैंसिल हो जाएगा, बी अपना कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये इसकी वैल्यू जो आएगी वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो ईबी तो अपने को क्लियर है, 9000 न्यूटन माइनस। अब मैंने सॉल्व कर लिया, आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन में सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अगर हमने ई ए निकाल लिया, ई ए कितना आ रहा था देख लेते हैं। ई ए इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू तो ये भी है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस 3√2 होगा, यहां से डिस्टेंस कितना होगा? 3√2। कितना हो जाएगा स्क्वायर? 3√2 का स्क्वायर 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फाइनली ऊपर में कितना आया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6/18। कैंसिल हो गया ये बचा 10 टू द पावर 3 न्यूटन विच इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आया? 8000 न्यूटन आया क्या सब लोग? नहीं राघवेंद्र, -3 कैसे लिख रहे हो? राघवेंद्र -3 आप लोग कैसे लिख रहे हो? गलत है राघवेंद्र, डी का। निधि ने हैंड रेस किया है, निधि गो अहेड, पूछिए। सर इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। बी वाला स्ट्रांग है ना, जो नेट फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? कुछ इस तरफ होगा। बोलिए सही है, डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सही बात है। आदर्श बहुत शांत बैठो, नहीं समझ आ रहा है क्या? आदर्श, सिद्धांत, दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या?
सी का चलो हो गया, डी वाला थोड़ा मेहनत कर लो। सी हो गया ना, सी पे निकाल लिया। सब लोग डी पे ट्राई करें, सब लोग डी पे ट्राई करें। डी पे क्या होगा? वन मिनट मोर फॉर क्वेश्चन फॉर डी पार्ट। किसी पॉइंट में फील्ड निकालना है, देखो कितने चार्जेस की वजह से निकालना है। पहले डब का डायरेक्शन ड्रॉ करो। अच्छा पॉजिटिव तो है, अवे नेगेटिव है तो टुवर्ड्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना बड़ी बात नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हम निकाल लेंगे कभी भी। ये दिक्कत डायरेक्शन में आ सकती है, वो पहले सॉल्व करें। (9√2) लुक्स फाइन। आनंद लुक ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है आनंद मुझे तो। स्टिल रुक जाइए थोड़ा सा। मैं तो आपकी जगह रहूंगा तो पहले बनाऊंगा ए, दैट्स बी, फिर इसके ठीक बीच में मान लीजिए ले लिया है, ऊपर ले लिया है डी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि ए पे है 2 माइक्रोकूलम और बी पे भी है 2 माइक्रोकूलम, लेकिन माइनस में नहीं है, वैसे भी गलत है। तो अगर पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम की वजह से देखेंगे, याद रखिएगा पॉजिटिव की वजह से अगर डी पे फील्ड देखना हो तो पहले कनेक्ट करिए लाइन को, और पॉजिटिव की वजह से अगर देखना होगा तो फील्ड जो होगा वो डी पे अवे के डायरेक्शन में होगा। याद रखिएगा डी पे जो होगा वो अवे होगा। अगर आप नेगेटिव चार्ज की वजह से देख रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज की वजह से देखने के लिए आपको सबसे पहले कनेक्ट कर लेना चाहिए दोनों पॉइंट को। सबसे पहला काम दोनों पॉइंट कनेक्ट करें। और नेगेटिव चार्ज की वजह से देख रहे हैं तो नेगेटिव के हमेशा टुवर्ड्स होगा, नेगेटिव के हमेशा टुवर्ड्स होगा। आपके पास EA आपका कुछ ऐसा है, EA मैग्नीट्यूड से पहले डायरेक्शन ड्रॉ होना जरूरी है, EB यानी दोनों किसी एंगल पे है, मतलब आपको वेक्टर सम निकालिए या तो कंपोनेंट्स में ब्रेक कीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं कंपोनेंट्स ब्रेक बाद में करूंगा, पहले एक बार देखने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये एंगल क्या हो सकता है। तो इसका वैल्यू है √2, इसका वैल्यू भी है √2। परपेंडिकुलर और बेस सेम है, तो क्या ये एंगल 45 नहीं हो जाएगा? क्या ये भी एंगल 45 नहीं हो जाएगा? क्या ये भी 45 नहीं हो जाएगा? ये भी 45 नहीं हो जाएगा? तो कुल मिला के इनके बीच एंगल 90 नहीं हो जाएगा। आनंद यही लगाया था लॉजिक क्या? क्या हमारा EA और EB के बीच में एंगल 90 डिग्री है क्या? अगर हमारा EA/EB 90 डिग्री पे है तो हम रिजल्टेंट निकालने के लिए थोड़ी इतना मेहनत करेंगे, हमको वेक्टर फॉर्मूला पता है। 90 डिग्री पे तो अंडर रूट EA² प्लस EB² हो जाएगा। हाँ, EA और EB की वैल्यू निकालने के लिए याद रखिएगा ये √2 है तो ये वाला डिस्टेंस 2 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो दो चार्ज से A पॉइंट से D पॉइंट का डिस्टेंस है वो 2 हो जाएगा और B से भी D का डिस्टेंस भी 2 हो जाएगा। अगर मुझे कोई बोले कि EA कितना होगा तो इतना आपको भी पता है कि EA की वैल्यू
1/4πε0। क्यू कितना है अपने पास? क्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर यानी 4। क्लियर है? देख लेते हैं। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 बाई 4, 4.5। यहां पे आनंद गलती हो गई आपसे डिस्टेंस लेने में। ये आया 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कुछ भी दिमाग लगा लो, ईबी भी वही रहेगा, एक ही डिस्टेंस पे है ना ये भी। तो 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बड़ा सिंपल सा बात है कि नेट ई जो होगा वो अंडर रूट ई का होल स्क्वायर प्लस ईबी का होल स्क्वायर। दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? e√2 हो जाएगा, यानी 4.5√2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। बार बार गलती कर रहा हूँ, न्यूटन पर कूलम, यूनिट में न्यूटन पर कूलम, नॉट न्यूटन। क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? न्यूटन पर कूलम। क्या सबको ये डी पार्ट क्लियर है क्या? किसी को भी दिक्कत तो पूछिए। बोलिए। ये भी तो आप निकाल सकते हो ना, 1/4πε0 Q/r²। दूसरा उसका डायरेक्शन तो ड्रॉ कर सकते हो ना, पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। अब दो वेक्टर आ चुके हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो क्या आप रिजल्टेंट नहीं निकाल लेंगे? कुछ लोग यहाँ पे हैंग होंगे जो कंपोनेंट में भी ब्रेक करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये फील्ड पल्ले पड़ रहा है? इतनी शांति क्यों है भाई? होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो अहेड, लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन करा चुके हैं आपको कोर्स में। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो ट्राई दिस क्वेश्चन।
सब लोग फिगर में प्रेजेंटेशन करें। आप लोग सबसे पहला काम इसी पे एफर्ट डालें। क्या आप उसको पिक्चराइज कर सकते हो? क्वेश्चंस डेटा के पहले आपका पिक्चर पे हाथ जाना चाहिए कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं निधि। सब लोग अगर निकालना चाहते हैं ओ पॉइंट पे फील्ड तो क्या होगा? E1 अवे होगा, E2 सब अवे होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो सारे फील्ड पहले तो सेम डायरेक्शन में है। एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आ सकता है जब Q का वैल्यू है ही नहीं, Q का वैल्यू पता ही नहीं है। सब नेगेटिव एक्सिस के होंगे, मान लिया मैंने। तो अपने पास E1 कितना आया है, बाकी सब चीजें बाद में, पहले E1 निकालो सब लोग। जिसको भी दिक्कत आ रही है वो E1 निकालेगा पहले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का होल स्क्वायर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना हो रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो के लिख दे रहा हूँ, क्यू तो है ही, इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम। E2 देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपॉन 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10 टू दी पावर -4। 4 कैंसिल हो गया, तो अगेन कितना हो गया? K Q इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन। सब सेम ही है, मतलब सारा का सारा फील्ड सेम है, सारा का सारा फील्ड सेम है। इसको सॉल्व भी कर ले अगर हम लोग, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम इंटू क्यू, यानी हमारा क्या आ रहा है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 13 क्यू न्यूटन पर कूलम। अगर मुझे टोटल 10 ऐसे फील्ड्स जोड़ने हैं, नेट फील्ड, मैं सीधा सीधा ऐड कर दूंगा सबको। तो ऐड करेंगे, सब जब सेम ही है तो 10 टाइम्स E1 कर देते हैं। नहीं 10 नहीं, 9, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 नहीं 9, 9 आई 9 इंटू ई, 9 नहीं, ऐसे टोटल कितने? 10 सेंटीमीटर का स्टिक है ना, तो 10 होगा ना टोटल। सब लोग 9 क्यों लिख रहे हैं? क्या टोटल? टोटल 10 होगा ना सब लोग। जस्ट थिंक, आप लोगों ने सबने जो आंसर लिखा है वो 9 लिखा है, पर क्या ऐसा नहीं होगा क्या कि टोटल 10 सेंटीमीटर का स्टिक है, तो टोटल हमारा जो एंड कर रहा है वो कहां पे कर रहा है? 100 क्यू पे कर रहा है, 100 क्यू पे। तो कुल मिला के ऐसे कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो कुल मिला के क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? 10 इंटू E1, तो 10 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 13 क्यू, which will be equals to 9 into 10 to the power 14 क्यू। इज इट क्लियर? मेरे पास जो आंसर आए थे अभी तक मैं बता देता हूँ।
निधि का 9q × 10⁻12 आया था, गलत है निधि। दीप का 10⁻6 आया था, गलत है। अनीश अंजन का 9 × 10⁻13 आया था, वो भी गलत है। आनंद आपका बिल्कुल सही था, कल्याणी बिल्कुल सही था, आनंद सही था, निधि हाँ ठीक है, निधि 9q × 10⁻12, ठीक है। चलिए 9k × q × 10⁻12, क्लियर है? तो होप सबको समझ में आ गया होगा ये। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? एनीवन, कोई इशू है क्या इसमें क्वेश्चन में? हाँ समझ में आ गया नंजन? ये गलती करने का जगह है, ये जो क्लास है यहाँ पे आपको जितनी गलतियां करनी है करें आप। निधि पूछिए। सर वो जैसे डिस्टेंस लिए, फर्स्ट में लिए 10⁻⁻² का स्क्वायर, तो सर 10 × 10⁻², होगा ना? पहले वाले में 10 सेंटीमीटर है क्या? यस सर। 1 सेंटीमीटर। सर हम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इंटरवल लेके बना, इसीलिए मेरा पावर डिफरेंट आ गया। गलत है ना? 1 सेंटीमीटर का यस होगा ना सर, स्टिक। यस सर। एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड। 10 charges are placed on a meter stick at regular interval starting from 10 centimeter mark at an interval of 10 centimeter। गलत है, चलो ठीक है, गलती है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में काफी गलतियां हैं, दो बड़े मिस्टेक्स किए हैं इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक ही नहीं। एक्चुअली मैं भी उसी ट्रैप पे फंसा जिस ट्रैप पे आप फंसे थे, ठीक है। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन अगेन, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 मार्क पे अपने को चाहिए, ठीक है। 10 charges are placed at a meter stick at a regular, meter stick है at a regular interval starting from 10 centimeter mark at an interval of 10 centimeter। यानी पूरा का पूरा फंडा जो है कि 10 सेंटीमीटर से शुरू हुआ है और पूरा 1 मीटर तक गया है, यानी जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर नहीं है, जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। गलती, काफी लोगों ने गलतियां की है एंड में जाके, करेक्ट भी किया हो तो आप लोगों ने भी 1 सेंटीमीटर ही बाद में लिया। तो डिस्टेंस शुरू हो रहा है 10 सेंटीमीटर मार्क से, 10 सेंटीमीटर के इंटरवल पे, और पूरा स्टिक मीटर स्टिक है, यानी जो डिस्टेंस हमने लिया है वो हमारा डिस्टेंस में गलती होगा। एक का भी सुधार लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम एक भी सुधार लेंगे तो एक भी सुधार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो ऊपर में आके 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, यानी ये 10 टू दी पावर फाइनली में फाइनल में ये 10 टू दी पावर 2 रहेगा और फाइनली 10 टू दी पावर 11 क्यू हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, हमने एक ब्लंडर किया है हमने। ये 10 टू द पावर 12 आंसर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको कैच समझ में आया क्वेश्चन का कि मीटर का स्टिक है, 10 सेंटीमीटर का स्केल नहीं, 1 मीटर का स्केल है, और 1 मीटर स्केल में 10 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है प्लेस करना, और 10-10 सेंटीमीटर के इंटरवल पे रख दिया गया है चार्ज को। क्लियर है क्या? जस्ट लुक एट 10 सेंटीमीटर, मतलब हमें लगा स्केल ही 10 सेंटीमीटर का। क्या क्लियर है सबको? क्वेश्चन में दम नहीं था, थोड़ा ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए बस। अंदर 9 एक का 9 × 10⁻11 होगा ना, ओवरऑल तो 9 × 10⁻12 हो जाएगा ना अंजन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये एक गलती हुई थी जिसको हमने करेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान भी है, सबसे बन जाएगा।
by this question. आंसर देखो पता है, नीचे लिखा हुआ है आंसर, आपका नीचे में आंसर लिखा हुआ है, जस्ट अबाउट टू सॉल्व। आंसर की चिंता ना करें, बेटर होगा कि सॉल्व करने फोकस करते हैं, आंसर आपका मैच कर लें एक्चुअली। स्टिल गिविंग यू 2 मिनट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन है ये। गुड आनंद। सही है, सो आंसर आ गया। मैंने बड़ा स्क्वायर बना दिया, 3 पॉइंट पे चार्ज रख दिया, मुझे डी पॉइंट पे चाहिए। मैं कह रहा हूं कि डी पॉइंट पे जो टोटल चार्ज होगा, वो क्या होगा? वो होगा, सॉरी, डी पॉइंट पे जो टोटल फील्ड होगा वो क्या होगा? सबसे पहले फील्ड ड्यू टू ए की वजह से देखेंगे तो ए की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो कैसा होता है? वो अवे होता है। तो ये अगर बात करें तो ये कैसा होगा? ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। मैग्नीट्यूड का नहीं पता है मुझे, बाद में देखेंगे। अगर मैं बी की बात करूं तो बी से कनेक्ट कर देंगे। इतना तो हम भी जानते हैं कि बी भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो बी की वजह से भी क्या होगा? ई बी होगा। क्लियर है? और अगर सी की वजह से देखें तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो अपने को तीनों फील्ड ड्रॉ हो गया, बाकी चीजें बाद में होंगी, पहले तीनों फील्ड ड्रॉ हो गया। ये बी सी। मेरे लिए पहला अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। ये इक्वल्स टू कितना? ठीक है, चार्ज तो दिया नहीं है तो के में रखने देते हैं, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के रख देते हैं, के क्यू अपॉन साइड, अगर मान लो ए है, अगर मान लो साइड ए है, ए ही दिया ही हुआ है, सॉरी ए दिया हुआ है स्क्वायर का साइड, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगा ई ए का वैल्यू। अगर ई ए ई बी का वैल्यू देखें तो दोनों के बीच, पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इस बार √2a हो जाएगा, तो ई बी लिख सकते हैं के क्यू बाई 2a स्क्वायर। और ई सी क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई फिर से ए स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पे कई बार आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से जाना होता है। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि ई ए और इसी का जो रिजल्टेंट होगा वो बी के लूंगा, उसको फिर ऐड कर देंगे उसमें सीधा सीधा। लेकिन मैं स्टिल कहूंगा कि अगर समझ कम हो रहा हो वेक्टर का, अगर मान लीजिए कि मैथ्स का वेक्टर नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो थोड़ा सा हो सकता है समझ में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, तो मैं बड़े नॉर्मल तरीके से जाऊंगा। मैं जाऊंगा सारे को ब्रेक कर दूंगा, मैं सबको ब्रेक कर दूंगा। ये इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई ए स्क्वायर आई कैप। इसी क्या लिख देंगे? के क्यू बाई ए स्क्वायर जे कैप। और अगर ईबी की बात करें तो ये 45 डिग्री होगा, स्क्वायर है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो क्या लिख सकते हैं क्या? ईबी के क्यू बाई 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर cos 45 आई कैप।
प्लस के क्यू बाई 2a स्क्वायर साइन 45 जे कैप। मतलब 1/√2, तो के क्यू बाई √2 स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू बाई 2√2 स्क्वायर जे कैप। अब अपने पास तीन फील्ड है, तीनों को जोड़ देंगे ना सीधा सीधा। नेट फील्ड अगर अपने को निकालना है तो तीनों का सम हो जाएगा। नेट फील्ड तीनों का सम हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 2√2 स्क्वायर आई कैप के अलोंग प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 2√2 स्क्वायर जे कैप के। क्लियर है? नेट फील्ड मेरे पास आ चुका है। थोड़ा इसको और रिजॉल्व कर ले अगर हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1/2√2 आई कैप प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2√2 जे कैप। ये मेरा नेट फील्ड है। अगर मुझे कोई बोले कि बताओ इस फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो क्या करेंगे? अंडर रूट एक कंपोनेंट हो, कंपोनेंट का होल स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही है। सिंपल √2 टाइम्स कर देते हैं, कितना हो जाएगा? के क्यू बाई ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2√2 इंटू √2 to be equal to के क्यू बाई ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। फाइनल आंसर यही है। फाइनल आंसर यही है। इसको सॉल्व कर लोगे थोड़ा सा तो कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लो तो ये 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर, और एलसीएम लेके बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस 1। यही आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आनंद ने पूछा सर आई कैप जे कैप क्यों लिए? देखो आनंद, वेक्टर को अगर आपको रिजॉल्व करना है, इट इज द इजीएस्ट मेथड कि वेक्टर को आई और जे कैप में ब्रेक कर दो। क्लियर है? इट इज द इजीएस्ट मेथड। ठीक है, जल्दी से जो लिख रहे हैं वो लिख लें। ठीक है, आप लोग कुछ लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे कि सर ई और ईसी का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर है, दोनों का रिजल्टेंट बीच में होगा, वो ईबी से जोड़ देंगे सीधा सीधा। यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। बट मैं कह रहा हूं कि अगर एक लॉजिक है आईजेके में तो उसमें नुकसान कुछ नहीं है। और ये मैंने इतना बड़ा करके लिखा, पर थोड़े दम है इसमें। इतना इतना लेंदी लिखने की जरूरत थोड़ी होती है। मैं तो पूरा साफ साफ सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। देखो दिमाग में अगर आपको वेक्टर में पकड़ है, अगर आपको होल्ड तो वही आएगा पहले। दैट्स वन फैक्ट। लेकिन लेकिन ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो, उसके लिए तरीका क्या है? किसी को दिक्कत है क्या इसमें? ये क्वेश्चन हर लेवल पे आ सकता है, बोर्ड जेई कहीं भी आ सकता है इस तरह क्वेश्चन। बोर्ड लेवल पे भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कल्याणी कह रही है वॉइस लैग कर रहा है कभी कभी। क्या मेरी वॉइस लैग कर रही है क्या? Am I clearly audible to all of you? क्या मेरा वॉइस लैग कर रहा है क्या?
डोंट नो सिद्धांत, ठीक है हो सकता है यार, नेटवर्क ही है। तो ज्यादा लैग करे समझ में आए तो बताना फिर। आयुषी कह रही है बहुत लैग कर रहा है। क्या सबके पास आवाज बहुत लैग कर रहा है क्या? बाबू अगर सबके पास नहीं लैग कर रहा है तो आपका नेटवर्क इशू है, जिसको भी लैग कर रहा है छत पे जाके बैठो, थोड़ा सा घर में वो स्पॉट ढूंढो जहां नेटवर्क सबसे अच्छा रहता है। जनरली नेटवर्क इशू है आपका, कोई नहीं, हो सकता है। चलो, तो अब हमने पॉइंट चार्ज पढ़ लिया, हम लोग हमने देख लिया कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेरिवेशंस के तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, देखते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, बी पार्ट। हमने एक कर लिया है पॉइंट चार्ज, हेडिंग अपने टॉपिक का सीक्वेंस देख लो। अभी तक हमने एक पार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट में से आया है सब, और ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार बताया जा रहा है, ये आप ग्रेविटेशन में सब कर चुके हो। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, फाइनाइट लाइन चार्ज, या लिख सकते हो पूरा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज बोलो, रुक जाओ, लाइन नहीं, फाइनाइट लीनियर नहीं, ठीक है लाइन चार्ज, ठीक है चलो ठीक, कोई नहीं, जल्दी लिखे। हमने एक फाइनाइट लाइन चार्ज ले लिया, एक फाइनाइट लाइन चार्ज लिया है, पॉजिटिव हमने कंसीडर कर लिया है मान लीजिए, ठीक है, हमने एक लाइन चार्ज ले लिया। तो हम पहले एक एक करके जो भी कंसीडरेशन, डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में आए हो लिखो करोगे तो एक एक चीज जो आपने माना है उसको लिखेंगे। तो लिखते हैं हम लोग, कंसीडर अ फाइनाइट लाइन चार्ज finite line charge with charge per unit length लैम्डा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आया है ये लैम्डा। हम क्या मान लेते हैं कि इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो क्या है, लैम्डा है। चार्ज पर यूनिट लेंथ बेसिकली क्या है, लैम्डा है। क्लियर है? तो हमने एक फाइनाइट लाइन चार्ज ले लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके वजह से पी पॉइंट पे फील्ड निकालें। अब पी पॉइंट कहाँ है इस पे बात करते हैं। तो पी पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा कुछ आर डिस्टेंस अवे है, ठीक है। कंसीडर पी बी अ पॉइंट आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम लाइन चार्ज। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठता है कि सर मान लीजिए कि आर डिस्टेंस है, पर पी वहीं क्यों, पी वहां पे क्या अलग है? पी तो लाइन आर डिस्टेंस अगर आप कहते हो तो पी तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कुछ और बताने की जरूरत है। सिर्फ आर डिस्टेंस कहने से हमको पता नहीं चलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर जो पॉइंट पी है वो उस लाइन चार्ज के एंड के रिस्पेक्ट में कहां पे है। तो हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग,
एक सेकेंड, ये लाइन क्या करता है, पी पॉइंट से हमने उसके दोनों एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है। एंड पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो हमने क्या देखा, ये एंगल बना रहा है θ1 और नीचे एंगल बन रहा है θ2। क्लियर? तो हमने क्या किया कि लिख सकते हैं कि ends of line charge subtends angle θ1 and θ2 at point P। क्लियर है? तो यानी अब θ1 θ2 बताने के बाद मेरा P पॉइंट अब एग्जैक्टली लोकेट हो गया है, सिर्फ डिस्टेंस नहीं एंगल भी। अब इस पॉइंट पे हम चाहते हैं कि बताइए इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, तो कैसे ले फील्ड? तो हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि इस रॉड पे ये सेंटर पॉइंट है मान लीजिए O, तो हम इसके हल्का सा नीचे एल लेंथ पे हमने क्या किया, एल डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया। क्या लिया हमने, छोटा सा एक पार्ट कट कर दिया। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है dl, मतलब एल डिस्टेंस अवे हमने छोटा सा एक एलिमेंट कट कर लिया dl। क्लियर है? ये जो dl कट किया है, तो इस dl की वजह से अगर मैं पूछूं कि आखिर dl में कितना चार्ज होगा छोटे एलिमेंट में, छोटे एलिमेंट में अगर मैं चार्ज लिखूं तो लिख सकता हूं कि चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, dl इक्वल्स टू dq इक्वल्स टू कितना होगा, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लैम्डा इनटू dl। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने बोला वो छोटा सा जो एलिमेंट कट किया है ना, देखो डेरिवेशन बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, रटने की कोशिश करोगे होगा नहीं, बेटर है कि सब कुछ समझ के करेंगे। तो छोटा सा जो पार्ट कट किया है ना, उसका चार्ज कितना होगा उस पर, तो पूरे लेंथ का चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, उतने छोटे से पार्ट के लिए लैम्डा इंटू डीएल। तो हमको समझ में आ गया। अब हम चाहते हैं कि पूरे की वजह से फील्ड ना निकालें, हम फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालें। तो कैसे होगा, छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर फील्ड निकालना होगा, मैं तो करूंगा ना कि आखिर से जोड़ दूंगा, मैं इसे जोड़ दूंगा और पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। हमने मान लिया कि मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है थीटा, मान लीजिए एंगल बना रहा है थीटा, एंगल बना रहा है कुछ उस वक्त, ये जो एलिमेंट है मेरा, और इसकी वजह से एक छोटा सा फील्ड क्रिएट हुआ है डीई। क्लियर है? छोटा सा फील्ड क्रिएट हुआ है डी। तो इतना क्लियर है क्या? क्या सबको इतना क्लियर है? सब लोग इतना लिखेंगे पहले क्या, जल्दी से सब लोग पहले इतना स्टेटमेंट लिखें। डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस तभी है जब इस तरीके से आप चीजों को एक्सप्लेन करिएगा। सब लोग फिगर और इतने स्टेटमेंट्स को लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। आज हम ये डेरिवेशन ही कर पाएंगे सर, बड़ा डेरिवेशन है, मेहनत वाला डेरिवेशन है। सब लोग इसको ठीक से लिखेंगे, साफ साफ।
लिख लो तो एटलीस्ट से यस लिख लिया है। सर तो जो फाइनल लाइन चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड करना होता है, नहीं समझा मैं आयुषी। हमें एक फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से उसके आसपास के रीजन में फील्ड निकालना चाहते हैं, ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। सबसे पहले अब हमारी जिम्मेदारी है कि छोटे से चार्ज की वजह से निकाला जाए। तो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट। तो स्मॉल चार्ज एलिमेंट देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट क्या कह सकते हैं हम लोग, टीई इक्वल्स टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटा चार्ज कितना है डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डिस्टेंस हमने लिया है ये डिस्टेंस है क्या, क्या ये डिस्टेंस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं होगा, क्या ये डिस्टेंस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और डी क्यू का वैल्यू लैम्डा डी एल नहीं हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी एल बाई स्क्वायर में कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हमने उस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालने की कोशिश की है। अब मेरे पास दिक्कत है कि ये एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ पे दो बड़े एजम्पशंस करने की हम कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या, ट्रायंगल को देखिएगा, एक ये जो ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, उस ट्रायंगल को गौर से देखिएगा। क्या आप लिख सकते हैं क्या कि इस ट्रायंगल से L/R इक्वल्स टू tan थीटा, क्या आप ये लिख सकते हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो क्या आप लिख सकते हैं कि L इक्वल्स टू R tan थीटा। मुझे बताओ क्या ये सबको समझ में आ रहा है, यही मेन चंक है जहां पे फंस सकते हो आप डेरिवेशन में। या आप इतने बार रिवीजन करके जाते हो तो सब कुछ कर लेते हो, लेकिन यहां पे ही मसला है। L/R ट्रायंगल देखो ऊपर में OP और DL के बीच में, तो क्या पहला एक्सप्रेशन लिख ले सकते हैं क्या कि L इक्वल्स टू R tan थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, L इक्वल्स टू R tan थीटा। ये अपना एक एक्सप्रेशन, याद रखिए हमारा मकसद L और DL को रिप्लेस करना है। हम चाहते हैं कि L और DL हट जाए, तो पहला L को हटाने का उपाय लग गया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। अगला इक्वेशन देखते हैं, अगला इक्वेशन देखते हैं। मान लीजिए कि हमने डिफरेंशिएट कर दिया, dl बाई डी थीटा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि dl इक्वल्स टू r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया और यहीं से काम खत्म।
हमें दो इक्वेशन आए, अब हम दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे। अब हम कह सकते हैं कि DE इक्वल्स, तो हम क्या कह सकते हैं कि DE इक्वल्स होगा 1/4 पाई लैम्डा, DL की जगह क्या लिखेंगे, R sec स्क्वायर थीटा इंटू D थीटा डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L को क्या लिख सकते हो, R स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर। L इक्वल्स हमने पुट कर दिया R tan थीटा। आपको भी पता है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई लैम्डा R sec स्क्वायर थीटा D थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा। तो मिला जुला के ये सब कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया। जो फाइनल कितना आया, 1/4 पाई लैम्डा इंटू D थीटा अपॉन R। ये हमारा DE आया, ये हमारा फील्ड वैल्यू आया, ये हमारा क्या आया, DE। जो मैं आपको एक ही फिगर में सब कुछ समझा देता हूं, देखिएगा, पहले फिगर समझ लीजिएगा। आपको DE की वैल्यू आ गई, ये अगर थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्या इस तरफ DE का कंपोनेंट ब्रेक नहीं कर सकते हैं, DEX, और दूसरा क्या हो जाएगा, DEY। मेरे DE जो मेरे पास आया है, अब उस DE के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा y एक्सिस के लॉन्ग। लिखते हैं हम लोग, along x axis, जो टोटल along x axis dx इक्वल्स टू कितना होगा, dx इक्वल्स टू de cos थीटा। आनंद, पहले x एक्सिस का तो देख ले, along x एक्सिस फील्ड कितना हो जाएगा, x एक्सिस के along मेरा जो फील्ड हो जाएगा वो dx हो जाएगा, और y के along कितना हो जाएगा, dy। एक ही फिगर में बना लीजिए। तो अगर de cos थीटा हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 पाई लैम्डा cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन R। अगर मुझसे कोई बोले कि बताइए टोटल फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा, क्या क्या कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, 1/4 पाई R बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ cos थीटा डी थीटा। सबके मन में एक सवाल आना चाहिए कि थीटा कहां से कहां तक लेने की जरूरत है। तो याद करिए, जो रॉड है पूरा का पूरा वो थीटा 2 से ले और थीटा 1 का एंगल बनाता था एंड का। तो याद रखना, एंगल लिख सकते हैं -θ2 और ऊपर का लिख सकते हैं क्या, θ1। लैम्डा छूट गया, बिल्कुल लैम्डा छूट गया, क्लियर है। तो हम लोग अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, मैं स्पेशल केस को हटा दे रहा हूं, स्पेशल केस हम अगले दिन बात करेंगे, आज स्पेशल केस नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास जो EX है, की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1/4 पाई लैम्डा भी बाहर है, cos R भी है, cos थीटा का इंटीग्रेशन, cos थीटा डी थीटा, लेकिन एंगल कहां से, -θ2 से लेके θ1 तक। लेट्स इंटीग्रेट दिस। cos का इंटीग्रेशन होता है λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R,
कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। साइन थीटा कहां से कहां तक, -θ2 से लेके θ1 तक। वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन θ1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन θ2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये आपका EX आया, ये जो आपने सॉल्व किया है अभी, ये आपका EX आया है, EX आया है, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। अभी तक हमने y एक्सिस को कैलकुलेट नहीं किया है, नहीं आनंद, बिल्कुल नहीं। y एक्सिस का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आपको भी पता है कि dy कितना होता है, आपको भी पता है कि dy होता है डी साइन थीटा, dy इक्वल्स टू डी साइन थीटा। आप डी का वैल्यू जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अगर मेरे से कोई पूछे कि टोटल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। क्लियर है, फिर वही एंगल में, वही एंगल के रेंज में, तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं, कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ साइन थीटा का इस बार होगा, साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, -θ2 से लेके फिर से θ1 तक एंगल। तो कितना है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -θ2 से लेके θ1 तक। इसको वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos θ1 cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर है, cos θ2 माइनस cos θ1। आनंद जीरो नहीं आया है, याद रखिएगा कि EY जीरो नहीं आया है। एक में है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, दूसरे में है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप इस स्लाइड को मैं आपको देता हूं, आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस करें, अगले दिन इसको एक बार रिकॉल कराऊंगा और उसके बाद इसी पे बेस इसके स्पेशल केसेस की बात करेंगे। ठीक है, आपको मैंने बड़ा सिंपल शुरुआत में समझाया, उसको प्रॉपर कैसे, पहले डीई निकाला, फिर डीई को दो पार्ट में ब्रेक किया, कॉस और साइन दोनों को इंटीग्रेट किया। सब लोग इस डेरिवेशन को जब कॉपी में साफ साफ लिखोगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, जो अगले दिन डील करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे बड़ा डेरिवेशन है ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ऑलमोस्ट इससे बड़ा एक और होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मैं स्लाइड तुरंत अपलोड कर रहा हूँ 2 मिनट में। ओके, चलो, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कल हम लोग बात करेंगे इसके आगे, कल खूब सारे डेरिवेशंस होंगे, कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है।